अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश और आबाद रखे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ हो गई थी मेरे दिन की शुरुआत। तो मैं यहाँ फ़जर की नमाज़ पढ़ रही हूँ। नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने थोड़ा-सा कुरान शरीफ की तिलावत करी, जो कि मेरा रोज़ का मामूल है। मैं फ़जर के बाद अगर फ़जर के बाद नहीं पढ़ पाई तो असर की नमाज़ के बाद मैं डेली अल्हम्दुलिल्लाह कुरान शरीफ पढ़ती हूँ। तो और ये मेरी शुरू की आदत है। फिर नमाज़ और कुरान शरीफ पढ़ने के बाद मैं लग गई अपने काम में। आप लोग सोचेंगे इतनी सुबह-सुबह अब बना रही है, तो इसकी वजह है बच्चों का टिफ़िन। तो बच्चों के लिए मुझे टिफ़िन बनाना पड़ता है, तो मैं फ़जर के बाद ही उसको बनाने लगती हूँ, जिसकी कुछ तैयारियाँ मैं शाम में करके रख देती हूँ। अगर सिंपल टिफ़िन होता है तो फिर मैं उसी वक़्त से बनाने लगती हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि फिर सुबह 7 ही बजे उन लोगों को उठा के तैयार करना रहता है। 8 बजे से सबकी स्कूल शुरू हो जाती है, तो तीनों को बारी-बारी तैयार करने में टाइम लगता है। इसीलिए मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ के और कुछ वरक़ कुरान शरीफ के पढ़ के अपनी तैयारी करने लगती हूँ। तो यहाँ आज मैं बच्चों के लिए लच्छा पराठा और ऑमलेट बना रही हूँ। तो लच्छा पराठा बनने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये गेहूँ के आटे का है, इसीलिए ज़्यादा टाइम टेकर नहीं है। ये जल्दी से फैल जाता है। अगर मैदा होता ना तो बहुत मुश्किल होती, मैदा जल्दी फैलता नहीं है। मैदे का वैसे भी मैं ज़्यादा बच्चों को बना के देती नहीं हूँ। मैं टिफ़िन में गेहूँ के आटे की रोटी और उसका पराठा बना के देती हूँ। मैदा मैं कभी-कभार बनाती हूँ घर पे, अगर कोरमा वग़ैरह या कुछ भी बनाना हुआ सिंपल सा तंदूरी वग़ैरह, तो उसी के साथ मैं बनाती हूँ। और टिफ़िन में मुझे देना हुआ तो मैं यही देती हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने एक लोई लेके उसको बड़ी सी रोटी की शक्ल में बेल ली है। बड़ी रोटी इसलिए बेली है ताकि उससे जो है परत ज़्यादा बनती है और लच्छा, जो पराठे का लच्छा है, वो भी अच्छा बनता है। तो यहाँ पे थोड़ा-सा तेल लेके मैंने पूरी रोटी पे फैला दिया। उसके बाद ऐसे स्ट्रिप की तरह ऊपर नीचे करके मैंने इसकी परतें लगा दी हैं। मैं इसी तरह से लच्छा पराठा बनाती हूँ, क्योंकि इसकी परत ना मुझसे बहुत अच्छी बनती है। दूसरे तो कई तरह से बनाए जाते हैं पराठे, लेकिन ये जो पराठा मैं बनाती हूँ ना, इससे आप एक बार बना के देखिए, इसकी परत बहुत अच्छी बनती है और बेलने के बाद भी ये चिपकती नहीं है, बल्कि जब आप फ्राई करेंगे ना इसको, तो इसका एक-एक जो स्ट्रिप है वो आपको दिखाई देगा। अभी जब मैं फ्राई करूँगी तो आप लोग देखिएगा। तो मैंने 5 से 6 पराठे बनाए थे, क्योंकि मैंने सोचा कि जब मैं बच्चों के लिए टिफ़िन बना रही हूँ, तो मैं अपने लोगों के लिए भी, अपने और अपने हस्बैंड के लिए भी नाश्ता इसी वक़्त तैयार कर लेती हूँ। फिर दोबारा से किचन में आना, बनाना, उसके अलावा भी बहुत से काम रहते हैं। तो इसीलिए मैंने 5 से 6 पराठे बनाए, कुछ उन लोगों को टिफ़िन में दिए और 1-2 हम लोगों ने नाश्ते में खाए। ये देखिए, इस तरह से आप इसको डबल बार बेलना पड़ता है। एक बार आप स्ट्रिप वाला बेल के रखिए, उसके बाद फिर इसको रोटी की शक्ल दीजिए। यहाँ देखिए, अब मैंने इसको बेलना शुरू कर दिया है। थोड़ी-सी खुश्की लगा के आप इसको बेल लीजिए गोल रोटी की शक्ल में, जितना बड़ा आपको चाहिए, छोटा या बड़ा। बहुत पतला मत बनाइए, वरना फ्राई करने के बाद ना ये अच्छा नहीं लगता, टाइट हो जाता है। और जब हल्का सा मोटा रहता है लच्छा पराठा, तो ये टाइट भी नहीं होता है और खाने में बहुत नरम रहता है। ये देखिए, आपको इसकी स्ट्रिप दिख रही होंगी। यहाँ मैंने एक तवा लिया, उसमें 1 चम्मच ऑयल डाला है मैंने, उसके बाद मैंने पराठा डाल दिया है। ज़्यादा आप ऑयल में फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है इसको, थोड़े-थोड़े तेल में ही 1-2 चम्मच में ही ये हो जाते हैं। 1 चम्मच आगे, 1 चम्मच पीछे डाल के आप इसको दोनों तरफ से उलट-पलट करके सेंक लीजिए। देखिए, इसकी स्ट्रिप दिखाई दे रही है, लच्छे इसके दिखाई दे रहे हैं पराठे के जो मैंने बनाए हैं। आप मेरी तरह से पराठा बनाने की कोशिश करिए, आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। मैं हमेशा पराठा, चाहे मैदे का बनाना हो या गेहूँ के आटे का बनाना हो, मैं इसी तरह से बनाती हूँ। आप देखिए, आपको दूर से ही दिख रहा होगा, इसकी एक-एक लेयर जो है वो इतनी अच्छी बनी थी ना। और ऑयल लगाने से क्या होता है ना, इसकी जो लेयर है वो बेलने के बाद भी आपस में चिपकती नहीं है, बहुत अच्छे से वो खुली-खुली रहती है। आप जब तोड़ के खाएँगे ना, तो उसकी एक-एक लेयर टूटेगी। तो मैंने यहाँ पराठे बना लिए, उसके बाद मैं यहाँ ऑमलेट बनाने लगी हूँ। ऑमलेट में मैंने सिर्फ़ हल्का सा ज़ीरा, काली मिर्चों का पाउडर और नमक, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर मैंने थोड़ा-सा डाला था, क्योंकि जब मैं इसमें प्याज़, टमाटर वगैरह डाल दूँगी ना, तो बच्चे मेरे खाएँगे नहीं। और स्कूल में टिफ़िन में थोड़ा बहुत ठंडा भी हो जाता है, वो स्टील की टिफ़िन है हॉट पॉट वाली, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा गर्म नहीं रहता, इसीलिए ये सब मैं नहीं डालती, क्योंकि उन लोगों को पसंद नहीं है। तो मैंने इसमें सारे पिसे हुए मसाले डाले। ऑमलेट आप थोड़ा बड़ा-बड़ा बनाइए, मैंने एक साथ फेंट के रख लिया था और मैं थोड़ा-थोड़ा डाल के इसको फ्राई कर रही हूँ। बड़ा इसलिए ताकि हमारी रोटी के शेप में आ जाए, तो जो उसको हम लोग रोल करेंगे ना, तो ईज़िली वो पूरे रोटी में रोल हो जाएगा। छोटा बनेगा या टूट जाएगा, तो फिर रोल करने में दिक्कत होगी। अब यहाँ मैंने एक सिल्वर फॉइल लिया, उसमें मैंने एक पराठा रखा और उसके अंदर मैंने अंडे का ऑमलेट जो मैंने बनाया था, देखिए एकदम पराठे के साइज़ का बना है, लग रहा है नापा हुआ है। इसको रोल करके और इसको फ़ोल्ड करके उसमें रैप करके मैंने बच्चों के टिफ़िन में रख देना है।
इसके फ़ोल्ड करने से क्या होता है ना, जो पराठा या रोटी कुछ भी मैं इसी में फ़ोल्ड करके देती हूँ तो नरम बना रहता है, हार्ड नहीं होती है रोटी और थोड़ा गरम भी रहता है। देखिए पराठे की लेयर अभी से ही निकल रही है। अब मैं जो स्ट्रिप वाला पराठा बनाती हूँ ना, जो लेयर मैं उस तरह से लगाती हूँ, उसके लच्छे बहुत अच्छे बनते हैं। आप लोग एक बार ज़रूर आज़माइएगा और देखिएगा कि और जो काट के लच्छे बनाए जाते हैं या फ़ोल्ड करके लच्छे बनाए जाते हैं, गोल-गोल फ़ोल्ड करके, उन सब से अच्छा यही तरीका है पराठा बनाने का। तो यहाँ मैंने बारी-बारी सब तीनों की टिफ़िन पैक कर दी है। ये देखिए दोनों 2 बच्चों के टिफ़िन में मैंने 2-2 पराठे रखे हैं क्योंकि वो लोग थोड़ा बड़ी क्लास में हैं और ज़्यादा देर तक स्कूल में रहते हैं। और जो मेरी छोटी वाली बेटी है वो थोड़ा छोटी भी है, उतना खाती भी नहीं है और उसकी छुट्टी भी जल्दी होती है, इसीलिए मैंने उसको एक ही पराठा दिया। वो एक पराठा खा ले वही बहुत है, अक्सर वो भी छोड़ के आ जाती है। उसके बाद मैंने बच्चों को तैयार करके स्कूल भेज दिया और घर की साफ़-सफ़ाई कर ली। फिर यहाँ मैं आ गई चाय बनाने क्योंकि अब हम लोगों को भी नाश्ता करना था। मेरे हस्बैंड बच्चों को छोड़ के आ गए थे, तो मैंने यहाँ चाय में दूध डाल दिया पानी में और ये देखिए उबलने लगी है चाय। चाय पत्ती और अदरक और शक्कर डाल के मैंने इसको उबाल लिया है, छान लिया है। अब हम लोग करेंगे आराम से नाश्ता। तो नाश्ता मेरा हो गया था, फिर मैंने सोचा नाश्ते के जो थोड़े बहुत बर्तन हैं, टिफ़िन बनाने के बाद भी मैंने बर्तन साफ़ किए थे, फिर नाश्ता करने के बाद भी बर्तन निकल गए। ये बर्तन इतने निकलते हैं कि बस निकला करते हैं और हम लोग धुला करते हैं। हम लोगों का तो आधा टाइम हाउसवाइफ़ जो हैं वो जानती हैं, आधा टाइम बर्तन ही धुलने में जाता है। भई इतने बर्तन निकलते हैं, जितनी बार खाना बनाओ उतनी बार बर्तन निकलते हैं और मेरी आदत है ना, जमा करके मैं नहीं रखती, मुझे उलझन होने लगती है। इसीलिए मैंने टिफ़िन के बाद भी बर्तन साफ़ किए। उसके बाद ये मेरे नाश्ते के बर्तन हैं जो मैंने और मेरे हस्बैंड ने किए थे। तो उसमें 1-2 कटोरे और चाय का पैन और कप वगैरह था, तो मैंने उसको साफ़ कर लिया। अब यहाँ मैंने डिनर की तैयारी करनी है क्योंकि गोश्त ना जो मेरा वो जल्दी आ गया था, तो मैंने सोचा इसको मैरिनेट करके रख देती हूँ ताकि रात में मुझे सिर्फ़ बनाना रहे। तो मैंने आधा किलो बीफ का गोश्त आया था, तो मैंने उसको धुल के वॉश कर लिया अच्छे से। मैरिनेशन में मैंने डाली है कटी हुई 2 मीडियम साइज़ की प्याज़, 2 टमाटर और 3 से 4 हरी मिर्चें और अदरक, लहसुन और लाल मिर्चों का पेस्ट और 1 नींबू का रस। और यहाँ मैं डालूँगी पिसे हुए मसाले में नमक, हल्दी और ज़ीरा काली मिर्चों का पाउडर और 2 चम्मच मैंने डाला है गरम मसाला पाउडर। और ये है 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर। तो इसको मैं मैरिनेट करके 1-2 घंटे के लिए रख दूँगी क्योंकि अभी मेरे पास टाइम ज़्यादा था, इसीलिए मैंने मैरिनेट करके 1-2 घंटे के लिए रख दिया। अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप आधे घंटे में भी इसको मैरिनेट करने के बाद बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने इसको ढक के रख दिया है। उसके बाद अब मैंने इसको देखिए 2 घंटे बाद तकरीबन मैंने इसको निकाला है। देखिए एकदम अच्छे से मैरिनेट हो गया है गोश्त भी और मसाला भी। अब यहाँ मैं इसको बनाने लगी हूँ, तो मैंने कुकर में ऑयल गरम किया क्योंकि ये बीफ है, तो इसको मैं कुकर में बनाऊँगी। इसको गलने में भी टाइम लगता है। इसके बघार में मैंने प्याज़, तेज़पत्ता, दालचीनी, 2 हरी इलायची, 2 लौंग और थोड़ा-सा स्याज़-ज़ीरा लिया है बस। इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं लेना है क्योंकि हमारे मसाले जो हैं वो पहले से हमने मैरिनेशन में डाल दिए हैं। अब यहाँ प्याज़ के गुलाबी होने तक हम इसको भूनेंगे। जैसे ही प्याज़ गुलाबी होती है, एकदम से लाल नहीं करना, जलाना नहीं है। जैसे ही प्याज़ गुलाबी हो जाती है वैसे ही हम अपना मैरिनेट किया हुआ हम गोश्त इसमें डाल देंगे और इसमें हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है। बस जिस बाउल में मैंने मैरिनेट किया था चिकन, उसी बाउल से मैं आधा कप पानी इसमें बाद में डाल दूँगी। इसको हमें अच्छे से चलाना है और इसको 5 मिनट बंद करके हमें भून लेना है। देखिए मैंने थोड़ा-सा ही पानी डाला है क्योंकि गोश्त अभी खुद ही पानी छोड़ेगा, तो हमें इसमें ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। इसको ढक के हम 5 मिनट के लिए पकाएँगे और 5 मिनट बाद आप देखिए पानी सूख गया है और मसाले ने अपना तेल छोड़ दिया है। बस यही पॉइंट है, हमें बस इसमें अब पानी डालना है और इसको प्रेशर लगाना है। अच्छे से भूनने के बाद आप इसको पानी डालिएगा। तो यहाँ मैं इसमें लेबिल में पानी डाल दूँगी क्योंकि मुझे इसको 5 से 6 प्रेशर लगाने हैं क्योंकि बीफ है, जल्दी नहीं गलता है, थोड़ा टाइम लगेगा गलने में। तो 5-6 प्रेशर आने पे पानी जो है सूख जाएगा और जितना शोरबा मुझे चाहिए वो तैयार हो जाएगा। इसको चलाने के बाद ना मैं बंद करने से पहले इसमें 1 चम्मच ज़ीरा काली मिर्चों का पाउडर डालूँगी, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर डालूँगी। इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब मैंने ढक्कन बंद कर दिया है और 5 प्रेशर आने के बाद ही मैं इसको खोलूँगी। तो यहाँ आप देखिए मैंने बाद 5 प्रेशर के बाद कुकर को ठंडा होने के बाद ही खोला है। आप देखिए सालन एकदम तैयार है और गोश्त भी एकदम से गल चुका है। मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। मेरा गोश्त 5 प्रेशर में गल गया था। आप लोग अपने अकॉर्डिंग गोश्त गला लीजिएगा। ये देखिए एकदम से गोश्त गल गया है।
और इसको आप रोटी से खाइए, नान से खाइए, बहुत ही मज़ेदार, बहुत टेस्टी बना था। तो ये रही मेरी आज की रेसिपी और मेरा आज का छोटा-सा व्लॉग। मिलती हूँ अगले व्लॉग में अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।